नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम अमाशय से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, जैसे कि अमाशय की स्थिति मानव शरीर में कहाँ होती है एवं अमाशय से कितने प्रकार के पाचक एंजाइम्स का श्रवण होता है और इनकी हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम अमाशय से जुड़े हुए सभी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि अमाशय को ही इंग्लिश में हम लोग स्टोमक बोलते हैं और साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे पेट कहते हैं। तो या तो आप इसे अमाशय कहें या इंग्लिश में स्टोमक कहें या इसे साधारण बोलचाल की भाषा में पेट कहें। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, या आप इसे अमाशय कहें, स्टोमक कहें या पेट का है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह अमाशय, जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं, मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो यही मैंने लिखा है अमाशय की अवस्थिति। तो अमाशय मानव शरीर में आपको वक्ष गुहा के बाईं तरफ फैली हुई एक संरचना होती है, यानी कि मानव शरीर में जो वक्ष गुहा होता है उस वक्ष गुहा के बाईं तरफ फैली हुई एक संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं या साधारण बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। अब अमाशय के भीतरी दीवार पर एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि अमाशय के भीतरी दीवार पर पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो जठर ग्रंथियां कहते हैं। तो क्या हो गया, अमाशय के भीतरी दीवार पर एक प्रकार की आपको जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो साथियों, आप लोग जठर ग्रंथियों के इंग्लिश शब्द को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को एग्जाम में भ्रम की स्थिति में डालने के लिए गैस्ट्रिक शब्द ना देकर के जठर ग्रंथिया शब्द ना देकर के गैस्ट्रिक ग्लैंड शब्द का प्रयोग कर सकता है। तो एग्जाम में प्रश्न गलत होने से बचने के लिए आपको जठर ग्रंथियों के इंग्लिश शब्द को भी ध्यान रखना होगा। तो जठर ग्रंथियां का इंग्लिश रूपांतरण क्या हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और यह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है, अमाशय के भीतरी दीवार पर। अब इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हिंदी में हम लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं, इससे एक प्रकार का रस स्रावन होता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक रस कहते हैं। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मानव शरीर में जठर रस का श्रवण कहाँ से होता है या जठर रस कहाँ पे बनता है। तो यह जठर रस आपको जठर ग्रंथियां में पाया जाता है। आराम से याद हो जाएगा कि जठर और जठर मिल रहा है, केवल ग्रंथियां और रस बदल रहा है। तो जठर रस आपको जठर ग्रंथिया से स्रावित होती है। अब पूछता है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.8। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीएच स्केल पर किसी भी द्रव का अगर मान 7 हो जाता है तो वह आपको ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, यानी वह निष्क्रिय की अवस्था में होता है। जैसे ही 7 से नीचे घटते हुए क्रम में आता है तो घटते 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 अगर 1 पर आ जाता है तो यह अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। तो जठर रस का पीएच मान कितना हो गया, 1.8। तो चूंकि 1.8 जठर रस का पीएच मान है तो यह अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं जठर रस से कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.8 होता है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि जठर रस अम्लीय होता है या क्षारीय, तो जठर रस अत्यधिक अम्लीय होता है। अब जठर रस के अंतर्गत 4 प्रकार के पाचक एंजाइम आते हैं जो आपको पेट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाचक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, तीसरा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा हो जाता है म्यूकस। अब देखते हैं कि जठर रस के अंतर्गत आने वाले इन 4 प्रकार के पाचक एंजाइम्स का हमारे पेट में क्या भूमिका होती है या किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेप्सिन के बारे में। यह पेप्सिन क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन को सरल अणु जैसे कि पेप्टोन या पेप्टोन्स में बदल देता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन को सरल अणुओं या पेप्टोन या पेप्टोन्स में कौन बदलता है, तो पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, किसमें बदलता है, तो पेप्टोन में या पेप्टोन्स में। या फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक प्रकार का पाचक एंजाइम है
तो फिर यहाँ से चौथा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेप्टोन्स या पेप्टोन या पेप्टोन्स बदलते हैं, किस रूप में बदलते हैं या कौन बदलता है? तो पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टोन्स में। अब जठर रस के अंतर्गत आने वाले दूसरे प्रकार का पाचक एंजाइम जिसे हम लोग रेनिन कहते हैं। अब देखते हैं इस रेनिन की क्या भूमिका होती है। तो यह रेनिन आपको दूध में उपस्थित कैसिनोजिन प्रोटीन, किसमें? दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन को आपको केसिन में बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ से भी 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि रेनिन क्या है, तो रेनिन एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है। दूसरा, रेनिन आपको दूध में उपस्थित कैसिनोजिन प्रोटीन को बदलता है, किसमें बदलता है? तो केसिन में बदलता है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन को केसिन में बदलने का कौन कार्य करता है? तो रेनिन कार्य करता है। अब जठर रस के अंतर्गत आने वाले तीसरे प्रकार के पाचक एंजाइम को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HCl कहते हैं। तो यहाँ से HCl से जुड़ा पहला ही क्वेश्चन बनता है कि यह HCl की अवस्थिति है या HCl कहाँ पाई जाती है? तो HCl आपको पेट में पाई जाती है या अमाशय में पाई जाती है। अब यह HCl क्या करता है? तो HCl पेट में उपस्थित निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। तो अगर फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तो एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो जठर रस के अंतर्गत आता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही निष्क्रिय पेप्सिनोजेन प्रोटीन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, तो पेप्सिन जैसे ही सक्रिय अवस्था में आता है, तो पेप्सिन सक्रिय अवस्था में आने के साथ ही भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि पेट में उपस्थित निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि पेट में उपस्थित निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलने का कार्य कौन करता है? तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है, और रेनिन जैसे ही सक्रिय अवस्था में आता है, तो दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। तो दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन को कौन बदलता है केसिन में आपको? तो रेनिन बदलता है। तो ध्यान में रखेंगे कि यह कैसिनोजेन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ दूध में ही पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जठर रस के अंतर्गत आने वाला चौथे प्रकार का पाचक एंजाइम जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। और यह म्यूकस किस प्रकार की भूमिका अदा करता है पेट में? तो जठर रस के अम्लीय प्रभाव, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जठर रस अत्यधिक अम्लीय होता है, तो इसी अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय की रक्षा करता है। तो अगर एग्जाम में पूछते अमाशय की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस करता है, या दूसरे प्रकार से पूछ दे कि जठर रस से अमाशय की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस ही करता है। या तीसरे प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करके अमाशय की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस करता है। और म्यूकस क्या है? तो म्यूकस आपको एक प्रकार का अम्लीय पाचक एंजाइम होता है। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।